ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द बिगनिंग आफ्टर द एंड में। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा आर्ट अपनी फैमिली के पास वापस आ जाता है और रहने लग जाता है हेस्टी फैमिली के साथ। इस वाले वीडियो के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन आर्ट को देखते हैं जो कि सोया होता है, लेकिन सिल्वी आर्ट को जगा देती है। आर्ट कहता है, सिल्वी आज के दिन तुम एक्साइटेड लग रही हो, और अपने मन में सोचता है कि आखिर टेस क्या कर रही होगी। इतने में ही आर्ट को सिल्वी के अंदर से भयंकर बदबू आती है। इसी कारण से आर्ट सिल्वी को भी नहला देता है। तभी आर्ट को दरवाजे पे खटखट की आवाज सुनाई देती है। आर्ट कहता है आ रहा हूँ, और वो देखता है कि ये तो एली है। एली कहती है गुड मॉर्निंग बर्डर, मामा ने कहा कि तुम्हें जगा दूं। आर्ट कहता है ठीक है, फिर हमें लेके चलो मामा के पास। एली कहती है अपन लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद शॉपिंग पे चलेंगे। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट अपनी फैमिली के साथ जायरस सिटी में घूम रहा होता है। तभी आर्ट को एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है। आर्ट कहता है ये किस तरीके की दुकान है। मिसेस हेस्टी जवाब देती है कि तुम अंदर जो छोटे छोटे गोले देख रहे हो उन्हें बीस्ट कोर्स कहते हैं। इन्हें माना बीस्ट के अंदर से निकाला जाता है, जिनका इस्तेमाल करके मेजेस की पावर बढ़ाई जा सकती है। इनके ऊपर पैसा खर्च करना एकदम गेम्बल की तरह होता है, लेकिन अगर तुम लक्की हुए तो तुमको किसी ऑप के अंदर से बीस्ट विल भी मिल सकती है। इनके ऊपर सैकड़ों गोल्ड भी खर्च करना पड़ सकता है। ये सुनकर आर्ट शॉक हो जाता है। मिसेस हेस्टी कहती है या फिर 1000 भी। लिलिया कहती है अपने घर पे बहुत सारे कोर्स पड़े हैं, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम देख सकते हो। इतना कह के लिलिया आर्ट को एक बार्बर की शॉप पे लेके चली जाती है, और ये लोग बेचारे आर्ट के बाल काट देते हैं। और ये बार्बर कोई बार्बर नहीं है, मेरे को तो कोई जल्लाद दिख रहा है। लेकिन खैर, इस बंदे ने अपना काम अच्छे से किया है। आर्ट पहले से ज्यादा बेहतर दिख रहा है। एली कहती है ठीक है, अब तुम मेरे भाई बनने के लायक लग रहे हो। बाहर निकलते ही आर्ट की नजर कुछ मेजेस पे पड़ती है। लिलिया बताती है कि ये जायरस एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। उस तरीके की यूनिफॉर्म को पहन पाना एक स्टेटस की बात होती है। आर्ट कहता है लेकिन मुझे तो वो गधों की तरह दिखाई दे रहे हैं। लिलिया कहती है उनमें से ज्यादातर लोग गधे हैं भी, वो लोग हर वक्त रॉयल्टी को घसीटते रहते हैं। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट एक वेपन्स की दुकान में घुस जाता है, जहाँ पर एक से एक नायाब वेपन्स रखे हुए होते हैं। दो लोग यहाँ पर आते हैं और कहते हैं बच्चे तुम्हें यहाँ से फटाक से निकल जाना चाहिए, ये कोई बच्चों की खिलौनों की दुकान नहीं है। ये लोग आर्ट को बहुत ही ज्यादा हल्के में ले रहे होते हैं। ये बंदा कहता है कि बाहर के साइड एक कैंडी स्टोर है, मैं तुम्हें वहां पर भेज देता हूँ। लेकिन आर्ट इस बंदे का हाथ झटक देता है और कहता है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि स्वाट क्या होती है, मैं यहाँ से चलता हूँ और तुम्हारे रास्ते में आने के लिए मुझे माफ करना। इतने में बंदा गुस्सा करते हुए कहता है रुको ब्रेड, आखिर किस तरीके के हाउस ने तुम्हें बड़ा किया है इतने अकड़ू बच्चे को। आर्ट कहता है मेरे ऊपर से अपना हाथ हटाओ। यह बंदा कहता है बच्चे तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो, मेरा नाम इगेस्टस है। यह बंदा चोट दिखाते हुए अपने हाउस का नाम बताने वाला होता है, लेकिन इतने में ही ये सभी लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जिसे कि देखकर ये बंदा शॉक हो जाता है और कहता है हेल्स्टी। मिसेस हेल्स्टी आगे आती है और कहती है मिस्टर इगेस्टस, तुम रेवेनपोर की ब्रांच फैमिली से हो, क्या तुम चाहते हो मैं तुम लोगों का आना हेल्स्टी हाउस में बंद करवा दूं। ऐसा सुनकर इगेस्टस अपने घुटने पर बैठ जाता है और रोते और गिड़गिड़ाते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये बच्चा आप लोगों के साथ है। इसी के साथ जैसे ये लोग इस जगह से बाहर निकलते हैं, बाहर की साइड हम एक अजीबोगरीब बंदे को देखते हैं जो कि आर्ट की फैमिली को देख रहा होता है, और मुझे लगता है खासकर सिल्वी को। ये वाला दिन पूरा हो जाता है। शाम के टाइम पर ये सभी लोग हेल्स्टी हाउस पर वापिस आ जाते हैं। मिस्टर विंसेंट कहते हैं आर्ट इधर आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक ओल्ड लेडी होती है जो कि कहती है मेरा नाम सिंथिया गुड स्काई है, मैं फाउंडर और डायरेक्टर हूँ जायरस एकेडमी की। तुम ही आर्थर लेवाइन हो है ना, तुम्हारे बारे में मुझे विंसेंट ने काफी कुछ बताया है। आर्ट अपने मन में कहता है जायरस एकेडमी एक ऐसी एडवांस एकेडमी है जिसके अंदर इंटर होने के लिए तुम्हारे अंदर काबिलियत और स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड दोनों चाहिए होता है। जिन भी लोगों का वर्ल्ड के ऊपर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है वो लोग जायरस एकेडमी से बिलोंग करते हैं। यही इंप्रेशन सभी दूर फैला हुआ है जायरस एकेडमी के बारे में। जितनी भी दूसरी स्कूल्स है वो लोग इस एकेडमी के सामने बच्ची लगती है। आर्ट लगातार डायरेक्टर को देखे जा रहा होता है। डायरेक्टर भी आर्ट को ही देख रही होती है। तभी दोबारा से अपना हाथ आगे
आगे बढ़ाती है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई। आर्ट अपने मन में कहता है आखिर इस सिचुएशन में प्रॉपर्ली मैं किस तरीके से कन्वर्सेशन शुरू करूं, क्या मैं इनके हाथ पर किस करूं या फिर हाथ को सिर्फ हैंडशेक करूं। आर्ट अपना हाथ आगे बढ़ाने लग जाता है और कहता है डायरेक्टर आपसे मिलकर भी खुशी हुई। लेकिन इतने में ही भाई साहब पीछे से एलिस आ जाती है जो कि आर्ट को जमीन में दबा देती है और कहती है डायरेक्टर गुड स्काई हमें माफ कीजिए हमारे सन के खराब बिहेवियर के कारण। ये अभी अभी घर पे वापस लौटा है, इस कारण से ये रीति रिवाजों को भूल चुका है। डायरेक्टर सिंथिया कहती है कोई बात नहीं, सिर्फ एक चीज से मैं नाराज हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा लेट आए हो, लेकिन मैं विंसेंट के फेवर को ठुकरा नहीं सकती क्योंकि जायरस एकेडमी के ऊपर विंसेंट का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मिस्टर विंसेंट कहते हैं प्लीज मैं तो सिर्फ एकेडमी की मदद करना चाहता हूँ ताकि लिलिया भी एकेडमी को फ्यूचर में ज्वाइन कर सके। डायरेक्टर सिंथिया कहती है वैसे आमतौर पर मैं किसी भी स्टूडेंट से मिलने के लिए नहीं आती हूँ, लेकिन विंसेंट ने जिस तरीके से बताया इसी कारण से मैं यहाँ पर आई हूँ। इसके बाद डायरेक्टर सिंथिया मिसेस हेल्स्टी से कहती है क्या आप हमें बाहर की जगह बता सकती है ताकि मैं खुद डेमोन्स्ट्रेशन देख पाऊँ। और ये बेचारा आर्ट भूख के मारे तड़प रहा होता है क्योंकि बेचारे ने बहुत देर से कुछ भी नहीं खाया। आर्ट कहता है पहले मुझे डिनर तो कर लेने दो, लेकिन एलिस जबरदस्ती आर्ट को ले आती है। जैसे ये लोग बाहर की ओर निकल रहे होते हैं डायरेक्टर सिंथिया की नजर सिल्वी के ऊपर पड़ती है। माय गॉड कितना प्यारा माना बीस्ट है, क्या ये तुम्हारे फादर के साथ कॉन्ट्रैक्टेड है। आर्ट कहता है नहीं सिल्वी मेरे साथ बॉन्ड है, ये कुछ महीने पहले ही हैच हुई है। डायरेक्टर सिंथिया कहती है कितनी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सारे नोबल्स माना बीस्ट को परचेस करते हैं अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन मैंने आज तक सिल्वी जैसा माना बीस्ट कभी नहीं देखा है। आर्ट कहता है जिस वक्त मैं सिल्वी के नेस्ट पास गया था इसकी मदर मरने वाली थी, मैं लकी था जो कि मुझे ये मिल गई। ऐसा सुनकर डायरेक्टर सिंथिया थोड़े से सोच में पड़ जाती है। फिर इसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं बाहर ग्राउंड पर। डायरेक्टर सिंथिया कहती है चलो देखते हैं विंसेंट ने जितना कहा है उसमें कितना सच है। विंसेंट ने कहा कि तुम एक ऑगमेंटर हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया, कहा कि आगे की बात एक सरप्राइज है। डायरेक्टर अपने मन में कहती है ये बच्चा अभी तक इतना शांत कैसे है, क्या इस बच्चे का ये घमंड है या फिर कॉन्फिडेंस। दोस्तों ये चोमू बंदा डिनर के बारे में सोच रहा है, इस बंदे को कोई बताओ कि ये किसके साइड में खड़ा है। डायरेक्टर कहती है क्या कम से कम तुम किसी वेपन या फिर आर्मर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। आर्ट कहता है अगर आप अपने वेंट का इस्तेमाल नहीं करोगी तो मैं भी ऐसे ही खाली हाथ लड़ना चाहता हूँ। आर्ट अपने मन में कहता है जब मैं वीरियन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था मेरे लिए एक्सप्लोजन और वाटर का कॉन्सेप्ट अपने वर्ल्ड की तरह था, जिस कारण से इस वर्ल्ड में मैं एक्चुअल एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर पाया। इसके बाद अर्थ और विंड स्टाइल के लिए मेरी पुरानी लाइफ के अंदर की मार्शल आर्ट टेक्निक्स काम में आई। और इसी के साथ भाई साहब अपन लोग देखते हैं बंदा अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करने लग जाता है। आर्ट कहता है अपने माना को कंट्रोल करने से अपनी इच्छा से माना का इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्ट की इस वाली टेक्निक को देखकर ये लोग दोबारा से बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। आर्ट कहता है ये कॉन्जूरर से अलग है, ये फंडामेंटल स्टेप है ऑगमेंटर्स की किसी भी एलिमेंट को इस्तेमाल करने के लिए। अब टाइम आ चुका है ये देखने की कि जायरस एकेडमी की डायरेक्टर इसके खिलाफ कैसे रिएक्ट करती है। आर्ट अपने पैरों की मदद से एक बड़े से पत्थर को हवा में उछालता है और किक करके भेज देता है डायरेक्टर की साइड पे, और डायरेक्टर खड़े खड़े बस स्माइल कर रही होती है। फटाक से डायरेक्टर विंड मैजिक का इस्तेमाल करती है और इन सभी पत्थरों से बच जाती है। यह देखते हुए आर्ट अपनी तरफ से भी विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है और पंच से हमला कर देता है, लेकिन आर्ट का पंच पूरी तरीके से फेल हो जाता है। एक तेज झटके के साथ आर्ट पीछे उड़ने लग जाता है। आर्ट अपने आप को विंड और स्टोन की मदद से बैलेंस करता है और अपने मन में कहता है डैम फायर और वाटर के कंपैरिजन में अर्थ और विंड को साइमल्टेनियसली कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल है, इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बावजूद भी। आर्ट बहुत तेजी से अटैक करने के लिए डायरेक्टर की ओर आगे बढ़ जाता है, लेकिन डायरेक्टर हवा से एक टोर्नेडो क्रिएट कर लेती है जिससे कि आर्ट दोबारा से पीछे हो जाता है। आर्ट अपने मन में कहता है डैम इन्होंने इतनी जल्दी दूसरा स्पेल प्रिपेयर भी कर लिया है, और अपन लोग देखते हैं 4 और टोर्नेडोस क्रिएट हो जाते हैं। डायरेक्टर इन टोर्नेडोस की मदद से आर्ट के ऊपर हमला कर देती है और आर्ट अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है उल्टी डायरेक्शन में, जिससे कि वो इन टोर्नेडोस को खत्म कर देता है। डायरेक्टर कहती है इम्प्रेसिव, लेकिन तुम और कॉन्फिडेंट हो अपने अपोनेंट से आमने सामने लड़ने के लिए। और अपन देखते हैं डायरेक्टर के पास ऑलरेडी बहुत सारे टोर्नेडोस तैयार होते हैं, लेकिन डायरेक्टर इन्हें कैंसिल कर देती है और कहती है अगर सभी चीजों को देखा जाए तो तुमने जो अपनी मैजिकल पावर शो करी है वो लाजवाब है, और अब तैयार हो जाओ, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी टेस्ट होने वाला है, कोशिश करना कि तुम अनकॉन्शियस ना हो जाओ। एकदम से डायरेक्टर
अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करती है और अपन देखते हैं आर्ट को बहुत तेज आवाजें सुनाई देने लग जाती है। आर्ट कहता है साउंड मैजिक ये भी एक डेविएंट है और इतने में ही डायरेक्टर अपनी पावर को कैंसिल कर देती है। डायरेक्टर यहाँ से जाते हुए कहती है कि बहुत ही ज्यादा लाजवाब, वो बहुत ही अच्छी तरीके से पास हो चुका है। जिस तरीके की स्किल्स उसने विंड मैजिक में दिखाई है इससे मुझे खुद इंटरेस्ट जाग चुका है खुद से उसे टीच करने के लिए। रे वही के वही हैरान होकर कहता है कि आर्थर तुमने और अर्थ और विंड मैजिक को इस्तेमाल करना भी कब से सीख लिया। यह सुनकर डायरेक्टर कहती है कि अर्थ और विंड मैजिक को भी, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। मिस्टर विंसेंट हैरान होकर नीचे पड़े होते हैं जो कि कहते हैं कल के दिन इसने लाइटनिंग मैजिक और फायर मैजिक का इस्तेमाल किया था। यह सुनकर डायरेक्टर कहती है तो तुम्हारा कहने का मतलब है ये छोटा बच्चा कम से कम 3 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है जिनमें से एक डेविएंट लेवल पर है। भाई साहब आर्ट वहीं पर बैठे बैठे कहता है एक्चुअली मैं चारों के चारों एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये सुनकर भाई साहब डायरेक्टर को एक झटका लग जाता है। फटाक से डायरेक्टर को रे संभालता है। एली पूछती है मम्मा क्या ब्रदर स्ट्रॉन्ग है। डायरेक्टर जवाब देती है छोटी बच्ची बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, साथ से फ्यूचर में स्ट्रॉन्गेस्ट। आर्ट अपने मन में कहता है जब माहौल शांत हो गया मैंने अपनी फैमिली से माफी मांगी कि इस बात को सीक्रेट रखने के लिए। एलिस हैरान होकर कहती है प्लीज आर्ट अब कोई भी सीक्रेट मत रखना। आर्ट कहता है काश मदर मैं आपको ठीक है कह पाता। इतने में डायरेक्टर आगे बढ़ती है और आर्ट को एक बैरियर के अंदर कैद कर लेती है जिसके आर पार कोई भी बातचीत नहीं सुन सकता। डायरेक्टर कहती है तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो खुले मन से कह सकते हो। आर्ट अपने मन में कहता है इन्होंने मेरा चेहरा पढ़ लिया। फिर उसके बाद कहता है आपको मैंने अपनी पावर्स इसलिए शो करी क्योंकि मुझे 2 चीजों की जरूरत है, पावर और इन्फ्लुएंस। मेरी फैमिली को आप सेफ रखना जब तक कि मैं खुद स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता। अगर आप ऐसा करोगी तो मैं ना सिर्फ अकेडमी को ज्वाइन करूंगा बल्कि आपको अपना बेनिफेक्टर भी मानूंगा। दोस्तों बेनिफेक्टर यानी कि आर्ट कह रहा है कि वो आगे जाकर इनकी अकेडमी के बहुत काम में आएगा। यह सुनकर डायरेक्टर स्माइल करते हुए कहती है वाह जो किंग और क्वीन है सेपाइन किंगडम के वो भी इतनी हिम्मत नहीं करेंगे मुझे इस तरीके की डील देने की। फिर भी तुम सोच रहे हो कि मैं इतने छोटे बच्चे के साथ रिलेशनशिप बनाऊंगी। आर्ट कहता है शायद से मुझे पता है अगर किंग और क्वीन को भी देखा जाए तो उनके मुकाबले भी इस बच्चे के अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है और इस बारे में आपको भी पता है। वैसे मेरी डील तब तक चलने वाली है जब तक मैं अकेडमी को ज्वाइन नहीं कर लेता। डायरेक्टर कहती है आर्ट कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने किसी से वादा किया है अपनी लाइफ को एकदम सही तरीके से जीने का। उस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि अगर जायरस अकेडमी को सही एज पे ज्वाइन करूँ तो ज्यादा बेहतर होगा। डायरेक्टर कहती है माय गुडनेस इस बात के लिए तो 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। वैसे तब तक तुम क्या करोगे। आर्ट कहता है मैंने अभी तक मेरी फैमिली को नहीं कहा है लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक एडवेंचरर बनूंगा। आर्ट के इतना कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है और अपन देखते हैं एक रूम के अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। अपन लोग देखते हैं ये एलिस होती है जो कि आर्ट को डांट रही होती है कि तुम अभी अभी वापस आए हो और तुम चाहते हो कि तुम दोबारा से चले जाओ और अपनी जान गंवा दो। मेरी लाश के ऊपर भी मेरी तरफ से ना है। और इधर की साइड ये बेचारी एली जो कि रोते हुए कहती है प्लीज मम्मा गुस्सा मत करो। रे कहता है हनी मैं आर्थर से सहमत नहीं हूँ कि वो एक एडवेंचरर बन जाए लेकिन कम से कम उसकी बात तो सुनो। एलिस कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो जबकि तुम्हें पता है अपन किस कंडीशन पर यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या तुम इस बात को समझ रहे हो। एलिस दुखी होकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। तभी आर्ट कहता है कि मैं अभी से थोड़ी न जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं खुद आप लोगों के साथ कुछ महीने बिताना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैं किस तरीके से यहाँ पर पहुँचा हूँ लेकिन 3 साल एल्फ किंगडम में रहने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मैंने सेपाइन किंगडम और डिखेथिन कॉन्टिनेंट में बहुत कुछ मिस कर दिया है। मैं भी वो एक्साइटमेंट एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ जो कि आप लोगों ने की थी जब आप लोग एडवेंचरर्स थे। रे कहता है मुझे पता है आर्ट तुम क्या कहना चाहते हो, जब मैं अवेकन हुआ था मैं भी यही करना चाहता था लेकिन तुम्हारी मदर को तुम्हारी चिंता करने का पूरा अधिकार है। कुछ भी मैटर नहीं करता कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग और कितने प्रिपेयर हो। जो एडवेंचरर्स की लाइफ होती है वो बहुत ही खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल
अनप्रेडिक्टेबल होती है। आर्ट के दिमाग में एक आइडिया आता है और कहता है कैसा होगा अगर मेरे साथ कोई सीनियर सुपरवाइजर जाएगा। एलिस कहने वाली होती है ऐसे में भी तुम नहीं जा सकते, लेकिन इतने में ही रे बोल पड़ता है कि ये एक अच्छा आइडिया है, लेकिन तुम्हारे साथ जाएगा कौन। भाई साहब ये सुनकर एलिस रे की कॉलर पकड़ लेती है और कहती है तुमने ऐसा सोचा भी कैसे, मैं अपने बेटे को खुद से अलग और 3 सालों के लिए नहीं भेजने वाली। बेचारे रे की हालत खराब करने के बाद एलिस बहुत ही शांति से बैठ जाती है। आर्ट कहता है मैं 3 सालों के लिए थोड़ी न जा रहा हूँ, मैं बीच बीच में आप लोगों के पास आता रहूंगा मिलने के लिए। एलिस सार्किस्टिक तरीके से कहती है सच में क्या। आर्ट सिर को झुकाते हुए कहता है हाँ। इतने में आर्ट के पास एली आ जाती है जो कि कहती है ब्रदर तुम क्या जा रहे हो। आर्ट शौक होकर कहता है अरे नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ तुम्हारे साथ। एलिस कहती है ऐसा मत सोचना कि तुम्हें भेजने के लिए मैं तैयार हो चुकी हूँ, मुझे बताओ कि तुम एडवेंचरर क्यों बनना चाहते हो। आर्ट कहता है क्योंकि मैं अगर अभी से स्कूल ज्वाइन कर लूंगा तो बाकियों के कंपेरिजन में मैं छोटा लगूंगा, मैं वहाँ पर बहुत सारे दोस्त बनाना चाहता हूँ जो कि एज डिफरेंस के कारण मुश्किल बात हो जाएगी। एलिस कहती है तुम्हें अभी से स्कूल जाने की जरूरत थोड़ी न है, तुम अपने फादर की मदद कर सकते हो। रे कहता है एलिस चिंता मत करो, अपने बच्चे को कुछ नहीं होगा। ऐसा सुनकर एलिस दोबारा से रे को पीटने लग जाती है और आर्ट अपने मन में कहता है मैं सिर्फ पर ट्रेनिंग ही नहीं करना चाहता, मैं अपनी स्किल्स को एक्चुअल फाइट के अंदर टेस्ट करना चाहता हूँ। एक्चुअली अभी भी मैंने अपनी मदर से कोई भी झूठ नहीं कहा है, सिल्विया भी यही चाहती थी कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ। इसी के साथ ये वाला पूरा दिन खत्म हो जाता है और अगले दिन अपन देखते हैं सुबह सुबह सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। आर्ट पूछता है आज के दिन आप लोगों का क्या प्लान है। मिसेस हेस्टी जवाब देती है कि तुम्हारी मदर और मैं टाउन में जाने वाले हैं आने वाले इवेंट की तैयारी करने के लिए, अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। आर्ट कहता है नहीं मैं यहीं पर ठीक हूँ। इतने में मिस्टर विंसेंट कहते हैं क्या तुमने आर्ट को लेकर फाइनल बात डिसाइड की। एलिस कहती है हम लोगों ने आर्ट की बात मान ली है लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। मिसेस हेस्टी कहती है क्या कंडीशन। रे कहता है पहली कंडीशन 3 महीने बाद आर्ट का बर्थडे आने वाला है, तब तक आर्ट को यही रुकना होगा। दूसरी कंडीशन जब भी आर्ट मिशन पे जाएगा वो किसी न किसी गार्ड के साथ जाएगा। और तीसरी कंडीशन आर्ट को हर 2 महीने में कम से कम एक बार हम लोगों से मिलने आना होगा। मिस्टर विंसेंट कहते हैं कि ये सब तो ठीक है लेकिन क्या तुमने सोचा है कि आर्ट के लिए गार्ड कौन रहेगा। मेरा कहने का मतलब है क्या कोई गार्ड इतना केपेबल है जो कि आर्ट को गार्ड कर सके। यह सुनकर यहाँ पर बैठे सभी के सभी लोग हंसने लग जाते हैं। तभी एकदम से एली कहती है पापा मुझे देखो मैं सिल्वी हूँ। एकदम से रे कहता है रुको मुझे पता चल चुका है कि अब मुझे क्या करना है। 2 महीने बाद ट्विन हॉर्न्स अपने डंजन मिशन से वापस आने वाले हैं तो मैं उन्हीं में से किसी के साथ आर्थर को भेज दूंगा। दोस्तों अगर तुम लोग भूल चुके हो तो ट्विन हॉर्न्स वही लोग हैं जो कि एकदम सीरीज में स्टार्टिंग में दिखे थे, मतलब डर्डन और क्या था जेस्मिन और वो सब लोग। यह सुन के एलिस कहती है कि ये तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। रे कहता है हनी मुझे इतना सरप्राइज होकर देखना बंद कर दो कि मेरे पास भी एक अच्छा आइडिया है। आर्ट ट्विन हॉर्न्स का नाम सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और खुश होकर उन सभी के नाम लेता है, जेस्मिन, डर्डन, एंजिला, हेलेन और आखिरी में एडम। मैं उन सभी लोगों से बहुत ही जल्द मिलने वाला हूँ। इसी के साथ दोस्तों इस वाले वीडियो में इतना ही। आज के दिन भी अपन लोगों ने टोटल 4 चैप्टर्स को कवर किया है। इसके साथ ही साथ अपनी ड्रैगन बॉल मांगा सीरीज भी चल रही है, उसके ऊपर भी अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो सपोर्ट दिखा सकते हो। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में यानी कि परसों के दिन।